ठीक है जनाब। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा एक्सीडेंट रेशो कम होती है। लोग कभी भी उन ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आप वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके रखेंगे लोगों को, तो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। ये सेवंथ सेक्शन है एलिमेंट 3 का, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है? अगर इसको समझने के लिए हम ये प्रेजेंटेशन देखेंगे। चार वर्ड्स हैं, इससे हम समझ जाएंगे कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या होता है। ये फॉर्मल सिस्टम है, रिकॉर्डेड है। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द वर्क है, पूरे सिस्टम के तहत हम कोई भी वर्क को, एक्टिविटी को एग्जामिन करेंगे। पॉइंट वन पे क्या देखना पड़ेगा, पॉइंट सेकंड में, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। सिस्टमेटिकली एग्जामिन करेंगे हम एक्टिविटी को। हैजर्ड आइडेंटिफाइड, थर्ड पॉइंट पे हम हैजर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। कौन कौन से हैजर्ड्स हैं आइडेंट इस एक्टिविटी में। उसके बाद में सेफ मेथड्स डिफाइंड, जिसे हम कंट्रोल मेजर कहते हैं, हमने वो डिफाइन करने हैं कौन कौन से सेफ मेथड्स हैं। टू बी इफेक्टिव, द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट ब्रिंग टुगेदर पीपल हु इज द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर, कि हम सेफ सिस्टम किस के लिए बना रहे हैं, कौन से लोग हैं जिनके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जा रहा है। हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए उन लोगों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, कल्चर के बारे में, तो हम अच्छे से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप कर सकते हैं। व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस और टेक्निकल एबिलिटीज शुड दे हैव, लोगों की क्या एबिलिटी है, कैपेबिलिटीज है, कॉम्पिटेंसी लेवल्स है, उनके बारे में हमें जितनी जानकारी होगी, जितना नॉलेज होगा, उतने अच्छे से, उतना इफेक्टिव तौर पे हम सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बना सकते हैं। सेकंड, इक्विपमेंट। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप करते हुए हमें जानना चाहिए कि इस एक्टिविटी में, उस वर्क प्लेस में जिसके लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जा रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं। आप उन्हें पूरी तरह से नॉलेज में होना चाहिए। उसके बाद में आप बना सकते हैं कि व्हाट इक्विपमेंट विल बी यूज्ड, कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वहां पे। व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी रिक्वायर्ड, कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं उस वर्क प्लेस में, उस एक्टिविटी में। मटेरियल्स, कौन से मटेरियल यूज हो रहे हैं उस एक्टिविटी। तो हमें जितने अच्छे से मालूम होगा हमारी इन्वायरमेंट के बारे में, वर्क के बारे में, मटेरियल के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, लोगों के बारे में, उतने अच्छे तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। आधे इन्फॉर्मेशन के साथ आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप कभी भी डेवलप ही नहीं कर सकते हैं एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को, अगर आपके पास में ये सारी जानकारी नहीं है, सारा नॉलेज नहीं है। आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी और इन लोगों का भी। इंट्रोडक्शन टू सेफ सिस्टम ऑफ वर्क लिंक्ड टू रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल रिकॉर्डेड। इसमें इस स्टेप पे ये करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेड सो द स्टैंडर्ड इज क्लियर। इसे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होना चाहिए और स्टैंडर्ड्स क्लियर होने चाहिए आपके पास में, कि इस एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड क्या है। अगर आप स्टैंडर्ड को देख लेंगे, उस फ्रेमवर्क को देख लेंगे कि इस एक्टिविटी को ऐसा होना चाहिए था स्टैंडर्ड के मुताबिक, फिर आप अपना सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप कीजिए। उस स्टैंडर्ड को देखते हुए तो आप बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप कर लेंगे। ए कॉम्पिटेंट पर्सन को, डेवलप्ड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, एक कॉम्पिटेंट पर्सन को सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना चाहिए, बनाना चाहिए। विद असिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स, अगर आप वर्कर की इन्वॉल्वमेंट कर लेंगे इस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को बनाने के लिए, तो आपको डीप नॉलेज मिल जाएगा उस एक्टिविटी के लिए। उस एक्टिविटी में जितने भी हैजर्ड हैं, रिस्क हैं, उनकी जानकारी आपके पास में बहुत अच्छे लेवल पे आपके पास आ जाएगी।
लीगल रिक्वायर्ड इन मैनी सर्कमस्टांसेस। आप देखिए उस एक्टिविटी में लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, उनको लाजिम कंसिडर कीजिए। एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर देम। कानून ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर को जिम्मेदारी है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करने के लिए, और वर्कर को पाबंद कर रहा है कि जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बना लिया गया है, डेवलप कर लिया गया है, वर्कर को लाजिम इसे मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, कानून ने हमें, निबोश ने ये 6 वर्ड्स दिए हैं जिसे हम सेरिडम के नाम से जानते हैं। अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करें, इसे माने, तो हम हमारी एक्टिविटी में रिस्क लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसका पहला लेवल पे, पहला स्टेप पे सिलेक्ट द टास्क है। एस फॉर सिलेक्ट द टास्क, हमने टास्क देख लिया, एक्टिविटी को देख लिया। आर मीन सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ द रिस्क। हमने उस एक्टिविटी के स्टेप्स बनाने हैं, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। आपने उसके स्टेप बना लिए। तीसरा, हर स्टेप में क्या क्या एसोसिएटेड रिस्क है, क्या क्या खतरात हैं हर स्टेप पे। डी क्या बता रहा है आपको, डेवलप सेफ वर्किंग मेथड्स। आपने एक्टिविटी को देख लिया, उसके स्टेप्स आपने देख लिए, हर स्टेप पे क्या क्या रिस्क है, क्या क्या खतरात हैं, वो आपने देख लिए। यहां पे आपने क्या किया, आपने सेफ सिस्टम डेवलप करना है अभी, जिसके लिए आप कॉम्पिटेंट हैं। यही जॉब है एक एचएससी पर्सन की। आपने खतरा देखा है, उस खतरे को खत्म करने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स होंगे वो यहाँ पे अडॉप्ट करने हैं। इम्प्लीमेंट सेफ वर्किंग मेथड्स, बना के, डॉक्यूमेंट बना के इसे लाइब्रेरी में सजाने के लिए नहीं है, सुबह सुबह राम राम प्रणाम सलाम सल्यूट करने के लिए नहीं होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स। बनाने के बाद में इम्प्लीमेंट कीजिए इसे। इम्प्लीमेंट सेफ वर्किंग मेथड्स ऑन वर्क प्लेस। उसके बाद में मॉनिटर करते रहिए, इंस्पेक्शन करते रहिए, सरप्राइज विजिट वहां पे करते रहिए, देखने के लिए कि जो आपने बताया समझाया लोग समझे हैं नहीं समझे हैं। आपकी जो आपके जहन में था, जो आपने कन्वर्ट किया, डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आ गए, आपने मैसेज को कन्वे किया। आप जैसा कन्वे किया वैसा लोग समझे हैं या नहीं समझे हैं, आपको बाद में जाके देखना पड़ेगा उस एक्टिविटी में वैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप मॉनिटर करके इंश्योर कर सकते हैं इस चीज को। वर्क एग्जाम्पल, इस सेफ सिस्टम को इंप्लीमेंट के लिए, जैसा कि सेरिडम हमें बताया गया है एक टेक्निक, तो उसमें वर्क एग्जाम्पल है हमारे पास में। स्टेप इन चेंजिंग अ व्हील, एक गाड़ी का व्हील चेंज करना है, सिंपल एक एग्जाम्पल हमें दी है निबोश की तरफ से। आपने कभी नहीं किया है अगर किसी गाड़ी का टायर चेंज, तो आपने देखा लाजिम होगा आपकी जिंदगी में। इसका स्टेप 1 पे क्या करना है, आप एक गाड़ी का व्हील चेंज कर रहे हैं, पार्क द कार इन सेफ लोकेशन, आपने गाड़ी को सेफ लोकेशन पे जाके पार्क कर दिया। सेकंड स्टेप पे, रिमूव इक्विपमेंट फ्रॉम द बूट, डिग्गी में से इक्विपमेंट बाहर निकाला जो कि इंतहाई जरूरी है टायर चेंज करने के लिए। स्टेप 3 पे, लूजन व्हील नट्स, यही करेंगे ना आप तीसरा स्टेप पे। चौथा स्टेप पे, जैक अप द कार, व्हील को, नट को लूज करके उसके बाद में कार को उठाएंगे, अदरवाइज में आप लूज नहीं कर सकते हैं नट्स को। पांचवें स्टेप पे क्या करेंगे, रिमूवल व्हील नट्स, आपने व्हील नट्स को रिमूव कर लिया। रिप्लेस व्हील एंड व्हील नट्स, आपने टायर को चेंज कर दिया। लोअर कार, रिमूव जैक, जैसे कार को लो किया, जैक को निकाल लिया गाड़ी के नीचे से। टाइटन व्हील नट्स, गाड़ी जब अपने वेट के ऊपर आ गई, टायर अपने वेट पे आ गया, अभी व्हील नट टाइट करना बहुत इजी है आपके लिए। स्टेप 9 पे, रिप्लेस इक्विपमेंट इन द बूट, जो मटेरियल आपने इक्विपमेंट बूट से निकाला था, डिग्गी से निकाला था, उठा के दोबारा उसमें वापस रख दिया। ये 9 स्टेप्स आपने बनाए व्हील चेंज करने के लिए। निबोश आपको इस एक्टिविटी से समझाना चाह रहा है। ये देखिए, ये सारे स्टेप्स हैं, आप 1 बाय 1 देखिए। स्टेप 1 में क्या खतरा है, स्टेप 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, इनमें क्या क्या खतरात है अभी आपके सामने हैं। इसके सामने आप हैजर्ड लिखिए, इनके इनके खतरात लिखने के बाद में आप कंट्रोल मेजर वहां पे मेंशन कर दीजिए।
मेंशन करने के बाद में इंप्लीमेंट कर दीजिए। इंप्लीमेंट करने के बाद में आपने क्या करना है, इंस्पेक्शंस करनी है। इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए इंस्पेक्शन करनी है। तो देखते हैं, फॉर ईच स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई द हैजर्ड। हर स्टेप पे जो हमने यहाँ पे देखा है इसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, देन आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स। स्टेप वन में क्या हैजर्ड है, चेंजिंग व्हील माइट हैव हैजर्ड। ट्रैफिक बहुत बड़ा हैजर्ड है, अगर रोड के दरमियान में गाड़ी पंचर हो गई तो आप कैसे उसे पार करेंगे ऑफ साइड द रोड। रिस्क ऑफ वायलेंस, जो लोग वहां से गुजरेंगे वो आपके लिए दुआया कलमात कह के जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा है, रिस्क है ये। समटाइम आप सुन सकते हैं, समटाइम नहीं सुन सकते हैं, तो हैजर्ड है जी। आपको स्ट्रेस में लेके आ जाएंगे उनके वर्ड्स जो वो बोल के जाएंगे आपसे। कंट्रोल क्या है, सिलेक्ट लोकेशन ऑफ रोड इफ पॉसिबल। ये आपने कंट्रोल में ये अप्लाई किया कि सड़क के दरमियान में ही नॉट पॉसिबल कि आप वहां पे उतर के गाड़ी को चेंज कीजिए, कोई भी गाड़ी टक्कर मार देगी। तो इसका जो कंट्रोल मेजर है आप बताएंगे गाड़ी को ऑफ रोड पार करना है, किसी भी तरीके से सड़क के किनारे पे सेफ प्लेस पे ले जाइए। यूज हैजर्डस लाइट्स, हैजर्डस लाइट्स आपको वहां पे ऑन करने पड़ेंगे। ट्राइएंगल वार्निंग साइंस पीछे रखने पड़ेंगे ताकि दूर से गाड़ी को पता चल जाती, गाड़ी को पता चल जाए कि इस गाड़ी के साथ में कुछ इशू है। वो अपने स्पीड को रिड्यूस कर देंगे और आपसे दूर होके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। इफ यू फील एरिया इज अनसेफ, अगर आप समझते हैं कि एरिया अनसेफ है, रात का टाइम है, वल्नरेबल ग्रुप आपके साथ है। वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है, निबोश ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अंडर 18, जिनकी एज 18 साल से कम है, बहुत यंग हैं या ओल्ड हैं, या उनके साथ में कुछ नॉन डिसेबिलिटीज हैं, चल नहीं सकते हैं बूढ़े लोग जैसे, या औरतें आपके साथ में हैं। तो आप क्या करेंगे, कॉल रिकवरी सर्विसेज एंड स्टे इन द कार। हेल्प के आने तक आप गाड़ी में ही स्टे करेंगे, आप गाड़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये कंट्रोल आपने अप्लाई किया स्टेप 1 पे। ऐसे स्टेप 2 को आप देखेंगे, स्टेप 3 को देखेंगे, स्टेप 4 को देखेंगे। अगर आप ये एक्टिविटी कर लेते हैं, इस एक्टिविटी को पूरा कर लेते हैं आप, तो आप वर्क प्लेस पे हर एक्टिविटी को ऐसा डिवाइड करें, हर स्टेप पे कंट्रोल मेजर अप्लाई करें, उसके बाद में जाके आप साइड पे उसको ऑब्जर्व करें। ग्रुप एक्सरसाइज है आपकी, सजेस्ट हैजर्ड एंड कंट्रोल फॉर ईच स्टेप ऑफ वर्क, एग्जांपल चेंजिंग व्हील। आप खुद से बनाइए इसे और देखिए, और मेरे साथ में शेयर कीजिएगा इस एग्जांपल को, इस आपके ग्रुप एक्सरसाइज को। ऑफन मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, समटाइम ऐसा होता है कि अक्सर मुश्किलात पेश आती हैं। कंसल्टेशन एंड इंगेजमेंट हेल्प अगेन बाई इन फ्रॉम वर्कर्स। अगर आप इंगेज करते हैं वर्कर को अपने साथ में, कंसल्टेशन लेवल पे लेके आ जाते हैं आपके वर्कर को, तो आप हैजर्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। अलाउ कंसर्न्स टू बी रेज्ड एंड एड्रेस्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब भी आप कंसल्टेशन के लिए जाएं, टॉप मैनेजमेंट को लेके आए आपकी वर्क प्लेस पे, तो आप हमेशा अलाउ कीजिए वर्कर को कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने कंसर्न्स को रेज करें, अपने इश्यूज को रेज करें टॉप मैनेजमेंट के सामने पे, ताकि उनके इश्यूज को सुना जाए और एट स्पॉट सॉर्ट आउट कर दिया जाए। इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, IITS एब्रीविएशन के साथ इसको जाना जाता है। मे नीड डिटेल ट्रेनिंग इन द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। हमेशा इसके लिए आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रिपेयर करना पड़ती है, बहुत अच्छे मैसेजेस अपने साथ में आपको डेवलप करने पड़ते हैं, तैयार करने पड़ते हैं, ताकि लोग अच्छे से आपके मैसेजेस को समझ जाएं। मॉनिटरिंग द सिस्टम, मस्ट मॉनिटर टू इंश्योर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज बीइंग अप्लाइड करेक्टली। सारा कुछ करने के बाद में आपका फोकस होना चाहिए इस बात के ऊपर कि करेक्टली अप्लाई हो गया है नहीं हो गया है। आपको मेक श्योर करना चाहिए, इस चीज को इंश्योर करना चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज एज सेफ एज वाज इंटेंटेड।
जैसा आप चाहते थे वैसा इम्प्लीमेंट हो गया, नहीं हो गया, लाजिम इसको देखना चाहिए। ग्रुप एक्सरसाइज क्या है आपकी, आपने, निबोश आपको एडवाइस कर रहा है कि सेरिडम को देखते हुए, सेरिडम को सामने रखते हुए, इस टेक्निक को सामने रखते हुए, डिवेलप अ सिंपल सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फॉर टास्क एलोकेटेड टू योर ग्रुप। आप कुछ एक्टिविटीज कीजिए। एक्टिविटीज आपके सामने पे है, अगर आपने चाय नहीं बनाई है तो आपने देखी जरूर होगी। इस एक्टिविटी को देखिए। मेकिंग अ टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए उसके लिए, दूध चाहिए, बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, वहां पे गैस का होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल अगर आपके पास में स्टोव्स हैं तो वो यूज करने हैं। वहां पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड एक साथ में आ जाएगा, यहाँ पे गैस का हैजर्ड्स है, मीथेन गैस यूज होगी यहाँ पे। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, इसके स्टेप आप पहले लिख लेंगे, पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या करना है, लास्ट स्टेप पे आपने क्या करना है। तमाम स्टेप्स को लिखिए, उसके बाद में आप इनके सामने हर स्टेप का हैजर्ड लिख दीजिए। हैजर्ड लिखने के बाद में कंट्रोल मेजर वहां पे अप्लाई कर दीजिए। सेकंड एक्टिविटी क्या है, बैच ऑफ सीमेंट विद द सीमेंट मिक्सचर। तीसरी एक्टिविटी पेंटिंग अ सीलिंग, इमल्शन। तो ये तीन एक्टिविटीज हैं। निबोश ने आपको एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है, गाइडेंस दी है कि जब भी आप इन एक्टिविटीज को सेरिडम की सूरत में देखना चाहते हैं, आप वर्कर को इन्वॉल्व कर लीजिए, वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। वो हर स्टेप में हैजर्ड को भी बता देंगे आपको कि उन्हें क्या क्या डिफिकल्टी वहां पे फेस होती है, उन हैजर्ड की वजह से, खतरों की वजह से। आपके नॉलेज में कुछ और चीजें, मजीद चीजें आ जाएंगी। ये आपको एक्टिविटी एक ही बार करनी पड़ेगी जी, उसके बाद में आपके पास में अच्छा खासा हमेशा नॉलेज रहेगा। सेम एक्टिविटी ही होती है हर जगह पे। इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, यहाँ से जाएंगे अगली ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम एक्टिविटीज हैं। आपने प्रोजेक्ट का एक पार्ट, पार्ट वन, जोन वन कंप्लीट कर लिया, जोन टू में जाएंगे, सेम एक्टिविटी, सेम हैजर्ड। तो हर जगह पे एक ही मरतबा आपको बनाना पड़ेगा ये सेरेडम एक्टिविटीज के लिए। बाकी हर मरतबा आपके लिए वो एक गिफ्ट की तरह का हो जाएगा कि आपके पास में हर मरतबा में रहेगा, आप कभी भी उन्हें यूज कर सकते हैं टेक्निक्स को। सेक्शन 8, इसमें हम परमिट टू वर्क, पीटीडब्ल्यू सिस्टम, जहां पे भी आप देखिए कि पीटीडब्ल्यू की बात हो रही है, परमिट टू वर्क सिस्टम की बात हो रही है, तो इसे सेफ्टी की मां कहते हैं पीटीडब्ल्यू को। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानून का डॉक्यूमेंट है। कभी भी वर्क प्लेस पे कुछ भी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है तो इसे एज एविडेंस हमेशा कानून के सामने पेश किया जा सकता है। ये ऐसा किस्म का डॉक्यूमेंट है, जितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उतना ही अहमियत के साथ इसको समझना चाहिए, इसे देखना चाहिए, परमिट टू वर्क सिस्टम को सीखना चाहिए। इसकी डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन क्या बता रही है कि ये एक फॉर्मल सिस्टम है, डॉक्यूमेंटेड है, एक सेफ्टी प्रोसीजर है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। कभी भी आपसे परमिट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसे बता दीजिए कि लीगल डॉक्यूमेंट है, फॉर्मल प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है। ये एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का हिस्सा होता है। वर्क प्लेस पे जो भी हाई रिस्क एक्टिविटीज होंगी, लो रिस्क एक्टिविटीज होंगी, कोई भी एक्टिविटी है आपकी वर्क प्लेस पे, परमिट के बगैर में परफॉर्म नहीं की जा सकती है। हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए परमिट्स दिए जाते हैं। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए परमिट चाहिए। ऑपरेशनल पाइपलाइंस एक्टिविटीज के लिए, एक्सक्वेशन नियर बरिंग सर्विसेज और कम्प्लेक्स मशीनरी के साथ काम करने के लिए, केमिकल के एरिया में, ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन। ये है एक परमिट टू वर्क, पीटीडब्ल्यू। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है आपके सामने है, इशू में डिटेल ऑफ द वर्क आप लिखेंगे, इशू में लिखेंगे किस काम के लिए इशू कर रहे हैं, तो उसमें डिटेल ऑफ द वर्क लिख देंगे। लोकेशन में लोकेशन लिखेंगे आप, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, कन्फाइंड स्पेस है, जोन ए है, जोन बी है। डेट लिखेंगे आप, डेट क्या है,
टाइम क्या है, कितने बजे काम स्टार्ट हो गया, ड्यूरेशन क्या है, कितने बजे स्टार्ट करेंगे, कितने बजे वर्क को फिनिश करेंगे। हैजर्ड्स आप मेंशन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला पोर्शन जो आपने चेक करना है एज अ कॉम्पिटेंट एचएससी पर्सन। उसके बाद में आपने कंट्रोल मेजर्स देखने हैं कि फोरमैन ने, सुपरवाइजर ने, लाइन मैनेजर ने, कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने कौन कौन से हैजर्ड मेंशन किए हैं और उसके सामने कंट्रोल मेजर अप्लाई किए हुए हैं। आप दोनों देखेंगे उस एक्टिविटी में ये हैजर्ड्स हैं और ये कंट्रोल मेजर हैं। एक कॉम्पिटेंट एचएससी पर्सन को क्या करना चाहिए, ऑफिस में बैठ के उस पर साइन नहीं कर देना चाहिए कि जाओ जाके काम कर लो। हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि पूरा फिल है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे फिल नहीं किया गया। अच्छे से चेक करने के बाद में, अच्छा ये हैजर्ड्स आपने लिखे हैं इसमें, ये हैजर्ड्स हैं, वेरी गुड। अच्छा ये कंट्रोल में ये आपने अप्लाई कर दिए, वो फोरमैन बोलेगा, सुपरवाइजर बोलेगा कर दिए हैं, और दिखाओ मुझे कहाँ पे है आपके कंट्रोल मेजर्स। आप जाइए उस एक्टिविटी पे जाके हर हैजर्ड को देखिए, उसके सामने कंट्रोल मेजर को देखिए, उसके बाद में साइन करके काम करने के लिए अलाउ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने 90% हैजर्ड को, रिस्क को, खतरे को, एक्सीडेंट को आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, वर्क प्लेस से दूर कर दिया है। पीपी देखेंगे आप, कौन सा पीपी रिक्वायर्ड है इस एक्टिविटी के लिए, जो इंजीनियर ने, कंस्ट्रक्शन मैनेजर ने मेंशन किया हुआ है, लाजिम चेक करना चाहिए ये दिया है या नहीं दिया है लोगों को, वर्कर को। अगर नहीं है, आप वर्क को होल्ड कर दीजिए, जब तक वो पीपी नहीं प्रोवाइड करेंगे आप काम ना करने दीजिए। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज पर्सन चेक कीजिए, इशूइंग परमिट, रिसिपिएंट का नाम देखिए, सिग्नेचर ऑफ पर्सन रिसीविंग परमिट, जो बंदा परमिट लेने के लिए गया है क्लाइंट से, उस बंदे ने साइन किया करेगा, नाम लिखेगा और साइन करेगा। वर्क कैन स्टार्ट, आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन है। क्लियरेंस और रिटर्न टू सर्विस, काम खत्म होने के बाद में क्या करना है, परमिट साइंड बैक टू कंफर्म वर्कर्स आर फिनिश्ड। यहाँ पे एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, बहुत से एचएससी पर्सन गलती करते हैं, बहुत से सेफ्टी वाले ये गलती करते हैं, परमिट खत्म होने के बाद में जब लोग वापस आते हैं, वो बंदा ऑफिस में बैठे परमिट को रिसीव कर लेता है। तो आप जानबूझ के एक जाते हुए बैल को, एक जाती हुई मुसीबत को अपने गले में डाल रहे हैं। प्रोसीजर को फॉलो कीजिए जी आप, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कभी भी ऐसा सीधा परमिट हाथ में पकड़ के अपने पास में उसे नहीं रख लीजिए। आप लाजिम जाइए उस परमिट को लेके वर्क प्लेस पे और जाके देखिए कि काम खत्म करने के बाद में वहां पे ये लोगों ने हाउसकीपिंग किया है नहीं किया है, वर्क प्लेस को सेफ किया है या नहीं किया है। अगर आप प्रोसीजर को सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप आपके वर्कर की ट्रेनिंग कर देंगे, आप अपने स्टाफ की ट्रेनिंग कर देंगे, इंजीनियर्स की, मैनेजर्स की ट्रेनिंग कर देंगे। अगर आप ऑफिस में बैठे बैठे ये सारे काम करना चाहते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिएगा, एम्बुलेंस के लिए, शुरता की इन्वेस्टिगेशंस के लिए तैयार रहिएगा। कैंसिलेशन, परमिट साइंड टू एक्सेप्ट एरिया बैक अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। कैंसिलेशन में ये हो जाएगा कि वो एरिया आप चेक करेंगे नॉर्मल ऑपरेशंस की शक्ल में, एक्सटेंशन अगर जरूरत है, काम खत्म नहीं हो गया, परमिट पे मेंशन था कि मॉर्निंग 7 बजे काम शुरू करेंगे, 5 बजे खत्म करेंगे, 5 बजे काम खत्म नहीं हो गया, तो इसके लिए एक्सटेंशन का आगे 2 घंटा मजीद काम के लिए एक सेकंड परमिट होता है जिसे एक्सटेंशन का परमिट कहते हैं। वो परमिट साथ में फिल करके इस परमिट के साथ में अटैच करना पड़ेगा। इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड फर्स्ट एड, ये एलिमेंट 3 का 9वां सेक्शन है। इसमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स को हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट एड की क्या इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट एड को देखेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर को सामने रखते हुए, इमरजेंसी सूरत हाल को देखते हुए। ग्रुप एक्सरसाइज है आपकी, व्हाट इमरजेंसीज
कुड अकर अदर देन फायर। आग के अलावा कौन कौन सी इमरजेंसीज हैं जो वर्क प्लेस पे हो सकती हैं? बहुत सी इमरजेंसीज हैं जो हो सकती हैं। द नीड फॉर इमरजेंसी प्रोसीजर्स, व्हाई डू वी नीड देम? बिकॉज डिस्पाइट ऑल प्रिकॉशंस यू टेक, थिंग्स कैन स्टिल गो रॉन्ग। आपने तमाम सेफ्टी मेजर्स, कंट्रोल मेजर्स, प्रिकॉशंस अप्लाई कर दी, फिर भी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए, इमरजेंसीज के लिए। वो कैसी हो सकती हैं, कैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि फायर है, सीवियर वेदर है, बॉम्ब का थ्रेट हो सकता है कभी किसी जगह पे, पाकिस्तान जैसे सेफ कंट्री में, इंडिया जैसे, अफगानिस्तान जैसे सेफ कंट्रीज में ऐसे थ्रेट बहुत कम आपको सुनने में मिलेंगे कि कभी ऐसा हो गया। दूसरा कंट्रीज के बारे में भी इतना नहीं कहा जा सकता है खुल के। मल्टीपल कैजुअलिटीज, एक्सीडेंट्स, तो ऐसी सूरत में इमरजेंसी प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ सकती है। स्पिलेज हो गया किसी जगह पे, केमिकल स्पिल हो गए, या पेट्रोल डीजल स्पिल हो गया, एक बहुत बड़ा खतरा है। जहां जहां पे जाएगा ये स्पिल, तो फायर का खतरा है। एक जगह पे फायर हो गया, पूरा जगह पे फायर हो जाएंगे। ऐसी सूरत में आप अपने लोगों को कैसे सेव करेंगे, वर्क प्लेस को कैसे सेव करेंगे? टेररिस्ट, सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक गैस, किसी जगह पे कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज हो गई तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें इमरजेंसी प्रोसीजर, वे ऑफ एविक्यूशन क्या होगा, कैसे आप अपने लोगों को महफूज कर सकते हैं? इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स, द फोर्सिबल इमरजेंसीज, जिन इमरजेंसीज को कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोसीजर्स फॉर रेजिंग द अलार्म, प्रोसीजर्स होने चाहिए, अलार्म होने चाहिए, इमरजेंसी अलार्म होने चाहिए ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए इमरजेंसी के बारे में। प्रोसीजर टू बी फॉलोड, जो प्रोसीजर बनाए गए हैं, सिस्टम बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। हायरार्की नॉर्म्स को देखते हुए, हायरार्की फॉर्म्स को देखते हुए सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 में सूटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां इजीली बचाई जा सके। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ, जो भी स्टाफ आपके अंडर में काम कर रहा है, वर्कर आपके अंडर में काम कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। डीलिंग विद द मीडिया, मीडिया को डील करने के लिए आपके पास में कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए जो मीडिया के सामने खड़े होकर उस इंसिडेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, अच्छे से बता सके। कंटेक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, इमरजेंसी में कौन सी अथॉरिटीज हैं, कौन से लोग हैं जिनको कांटेक्ट किया जा सकता है, और कौन से इक्विपमेंट्स हैं हमें प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को इमरजेंसी की सूरत में कांटेक्ट करने के लिए। इमरजेंसी प्रोसीजर अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट में और प्रोसीजर में एक फर्क आप जान के रखिएगा जी। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन निवोच में गलत हो जाता है। इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, इमरजेंसी की सूरत में उस जगह से कैसे भागना है, इसे इमरजेंसी प्रोसीजर कहते हैं, ये याद रखिएगा। लोग इसे गड़बड़ कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अरेंजमेंट क्या है कि आपने क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इक्विपमेंट, इमरजेंसी इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म, इमरजेंसी लाइट, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, और असेंबली एरिया, असेंबली पॉइंट। ये इमरजेंसी अरेंजमेंट में आएगा। जब अरेंजमेंट पूछा जाए तो उसमें आपने ये चीजें बतानी है कि आपने क्या चीजें प्रोवाइड करके रखी हुई हैं वर्क प्लेस पे। जब प्रोसीजर पूछा जाए तो आपने बताना है वे ऑफ इवेक्वेशन, आपने निकलना कैसे है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अरेंज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, लैंडलाइन, मोबाइल प्रोवाइड होने चाहिए वर्क प्लेसेस पे। कंटैक्ट डिटेल्स, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटैक्ट डिटेल पोस्ट करके रखनी चाहिए डिफरेंट वर्क प्लेस पे, जगह जगह पे इसे लगाना चाहिए जिसमें नेशनल और लोकल नंबर्स हों। इमरजेंसी की सूरत में इन लोगों को कांटेक्ट किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जिस बंदे को आप रिस्पॉन्सिबल बनाएं, इंचार्ज बनाएं इमरजेंसी को डील्स करने के लिए, उसके पास में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपकी वर्क प्लेस के बारे में, कवानीन के बारे में, फंसे हुए लोगों को
वहां से निकालने के लिए उनके पास में अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, additional training for nominated individuals on their roles in the emergency। बहुत अच्छे ट्रेन लोग होने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। सेफ हैंडलिंग ऑफ एनी इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए वो लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कौन सी जगह पे फायर है, कौन सी फायर है। वुड की वजह से फायर होगी, केमिकल की वजह से फायर होगी, इलेक्ट्रिकल की वजह से फायर होगी, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे हम। ऐसा नहीं है 2 किलोमीटर दूर जाके और वहां से इलेक्ट्रिकल की वजह से फायर होगी और पाउडर डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर लेके आ जाए। ठीक है ना, समटाइम वेयर हाउस इतना नजदीक नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जगह जगह पे नहीं बना सकते हैं वेयर हाउस। 10 मिनट के फासले पे है तो इतना टाइम तो जाया हो गया ना, दोबारा जाएगा। तो इस सूरत हाल को फेस करने के लिए बंदा कॉम्पिटेंट होना चाहिए और उसमें थोड़ा पावर भी होना चाहिए, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर 10 किलो 15 किलो का है। ऐसा नहीं है जिस बंदे को आप भेजिए बाद में पता चले कि उसका बाजू निकल गया है, वो इतना ताकतवर था। तो ऐसा मिस्टेक ना कीजिए, वो हेल्दी होना चाहिए कि वो 3 4 अगर फायर एक्सटिंग्विशर उठाने हैं, गाड़ी में रखने हैं, तो वो उठा भी सके। एमरजेंसी प्रोसीजर्स शुड बी प्रैक्टिस्ड थ्रू ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज। ड्रिल करते रहिए हर 3 महीने के बाद में, और इसे चेंज करते रहिए। एक मरतबा फायर की ड्रिल की आपने, उसके बाद में स्पिल की ड्रिल कीजिए कि स्पिल हो गया तो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, बैड वेदर हो गया इसे कैसे फेस करना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से। फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड प्रोविजन फैसिलिटीज। क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। तो इसमें हमें यह देखना है कि जगह का तयन अच्छा करना चाहिए। वर्क प्लेस के नजदीक में जहां पे लोग काम कर रहे हैं उसके नजदीक में फर्स्ट एड प्रोविजंस होने चाहिए। इक्विपमेंट्स सूटेबल स्टॉक्ड फर्स्ट एड किट्स एंड अदर इक्विपमेंट आपके पास में मौजूद रहना चाहिए। पर्सनल, जो बंदा आप सिलेक्ट करेंगे वो ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने वाला, कंट्रोल करने वाला जैसा मजबूत होना चाहिए। फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट, फैसिलिटीज में क्या क्या चीज है? फर्स्ट एड ऑफिस कैसा होना चाहिए? सेंट्रल लोकेटेड, इजिली अप्रोच्ड हो कि लोग इजिली वहां पहुंच सके, एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सिचुएशंस, क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड, वेंटिलेटेड एंड लिट, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन का वहां पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा जैसा दम घुट जाए कोई बंदा एंटर हो, पहले तकलीफ में है, पहले ही उसका बॉडी टूटा हुआ है। हैंड वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए, व्हील चेयर, क्लिनिकल वेस्ट बिन, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। इन रिक्वायरमेंट को देख के आपका फर्स्ट एड ऑफिस सेट कीजिएगा। इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए आपके ऑफिस में? कानून आपको बोल रहा है, निबोश की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट एड किट्स होने चाहिए, आई वॉश स्टेशन होना चाहिए, इमरजेंसी शॉवर्स, ब्लैंकेट्स, स्प्लिंट्स, रिसेसिटेशन इक्विपमेंट, सांस लेने के लिए जो हेल्प करते हैं, स्ट्रेचर्स, को बंदे गिर गए, ज्यादा चोट लग गई तो स्ट्रेचर्स होने चाहिए, व्हील चेयर्स होने चाहिए, अदर इक्विपमेंट एज रिक्वायर्ड। आप जब वहां पहुंचते हैं वर्क प्लेस पे तो उसके साथ में आप देख लीजिए कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो चीजें लिखी हैं निबोश ने आपके हाथ में छोड़ दिया है कि और जो भी जरूरत है देखते हुए रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। फर्स्ट एड पर्सनल, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड, बुनियादी मकसद क्या है एक्चुअली में फर्स्ट एड का? टू कीप द इंजर पर्सन अलाइव, जिंदा रखना है उस इंजर पर्सन को हेल्प आने तक, जब तक मेडिकल असिस्टेंट नहीं जाती है। इसे 3 P से याद रखा जाता है: प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरिएशन, प्रमोट रिकवरी। PPP, उसके साथ में इसे जाना जाता है। एंड टू ट्रीट माइनर एलिमेंट दैट रिक्वायर फॉर नो फर्दर मेडिकल हेल्प, जब
आप देखते हैं कि उतना ज्यादा चोट नहीं लगी है, बंदा उतना ज्यादा इंजर नहीं हो गया है, माइनर किस्म का इंजरी है, तो उस सूरत में फर्स्ट एड दे के बंदे को काम के लिए, वर्कर को काम के लिए दोबारा भेजा जा सकता है। ग्रुप एक्सरसाइज क्या है? डिस्कस द इशू दैट यू वुड नीड टू कंसिडर टू डिसाइड द लेवल ऑफ फर्स्ट एड कवर इन वर्क प्लेस। तो ये आपने देखना है कि वर्क प्लेस पे, आप डिफरेंट वर्क प्लेस पे देखिए कि आपकी वर्क प्लेस पे कौन कौन से, कितना लेवल का फर्स्ट एड कवर चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी वर्क प्लेस को सेट कीजिए। फर्स्ट एड पर्सन कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन फर्स्ट एड पर्सन होना चाहिए, सर्टिफिकेट के साथ होना चाहिए, लाइसेंस के साथ होना चाहिए, नो और बेसिक ट्रेनिंग ओनली। इमरजेंसी फर्स्ट एडर्स एंड फर्स्ट एडर्स coverage will be depend on the general level risk level of the workplace, the number of worker। ये देखना पड़ेगा वर्क प्लेस पे कौन सा एक्टिविटी है, हाई रिस्क एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उसको देखते हुए फर्स्ट एड वहां पे प्रोवाइड करनी है। कितनी लेवल का फर्स्ट एड कवर यहाँ पे होना चाहिए, जितने ज्यादा वर्कर हैं उतनी ज्यादा हमें कंसर्न होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में। हैजर्ड हैजर्ड्स प्रेजेंट इन द वर्क प्लेस, उसे देखते हुए हमें जानना है कि कौन से लेवल का फर्स्ट एड कवर देना चाहिए। वर्क पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, एक्सीडेंट हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, वर्क प्लेस लोकेशन, वल्नरेबल ग्रुप, वल्नरेबल लोग अगर ज्यादा हैं तो इस हिसाब से हमें फर्स्ट एड कवर देखना पड़ेगा, साइज एंड स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें हेल्प देंगी फर्स्ट एड कवर को देखने के लिए, किस लेवल का फर्स्ट एड हमें प्रोवाइड करना चाहिए ऐसी वर्क प्लेसेस पे। आपकी ग्रुप एक्सरसाइज है, व्हाट फैक्टर्स वुड यू कंसिडर व्हेन सिलेक्टिंग इंडिविजुअल टू बी फर्स्ट एडर। जब आप सिलेक्ट करते हैं किसी भी फर्स्ट एडर को तो उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए उस इंडिविजुअल में। अब याद रखिएगा कि सिक्योरिटी और फर्स्ट एड आपके अंडर में है, सेफ्टी के अंडर में होता है। सिलेक्टिंग स्टाफ टू बी फर्स्ट एडर, रिलायबल होना चाहिए, काम, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अवेयर ऑफ ओन लिमिटेशंस एंड ऑफ द ट्रेनिंग, ability to absorb new knowledge and learn, ability to cope with स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर सके, इतनी एबिलिटीज